Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to lecture batch of class 12. So this is the fourth lecture of chapter evolution. ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको बहुत क्लास 11th और 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प होने वाले हैं फॉर यूनिट एग्जाम्स। क्लियर है? तो आज हम पढ़ने वाली थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कुछ ऐसे थ्योरीज हैं जो आपको जानना जरूरी है अगर आप इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेमार्किज्म, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क। इनकी अगर हम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस पढ़ ले, इनकी थ्योरीज को पढ़ ले। ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर। जर्नल उन्होंने फिलोसॉफिक जोलॉजिक, ये जर्नल का नाम आपको याद रखना नीट पॉइंट ऑफ व्यू में। इनका एक जर्नल है जिनकी इनके वर्क के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं लेमार्क थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इनकी पोस्टुलेट्स को देखें तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा इनहेरिटेंस है, जो कैरेक्टर है, वो इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम आवर फोर फादर्स। इनका थ्योरी का कहने का मतलब है कि हमारे पास जो कैरेक्टर्स आए हैं वो हमारे फोर फादर से आए हैं। लेकिन वो कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज द जीन, है ना? उन्होंने जर्म सेल्स के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है, तो उन्होंने कैरेक्टर का तो मेंशन किया लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज है उन्हें नहीं पता था। वो बता रहे हैं कि जब हम एक ऑर्गन्स को यूज करते हैं तो वो ऑर्गन्स जब हमें काम आता है वो ऑर्गन्स हमारे साथ रहता है। जिस ऑर्गन्स का हम डिसयूज करते हैं या तो यूज या डिसयूज, अब डिसयूज नहीं करेंगे उस ऑर्गन्स को, वो ऑर्गन हमारे पास नहीं रहेगा। ऐसा उनका पोस्टुलेट था। अगर हम उनके फेवर पे उनके एग्जांपल्स में देखें तो जिराफ की नेक, क्या हुआ था जब एक स्टोरी है बिहाइंड द जिराफ नेक। क्या था कि जब जिराफ की नेक ऊंची क्यों है, रीजन क्या है कि जब आई मीन स्कैर्सिटी ऑफ फूड, जब उसे खाना नहीं मिल रहा था जिराफ को, तो उसने अपने गर्दन को ऊंचा किया और जो पेड़ थे उससे कोशिश करता था खींच खींच के खाने को। दैट मीन्स ये जो उन्होंने उसने अपना नेक को ज्यादा यूज किया, नेक को ऊपर किया खाना के लिए, जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो इसी वजह से जिराफ की जो नेक, अगर आप जू जाते हैं या आप पिक्चर्स में भी जिराफ की नेक लंबी होती है। लेमार्क की ये थ्योरी थी। ठीक है, मसल्स ऑफ ब्लैक स्मिथ, मसल्स ऑफ हॉर्स, हॉर्स की मसल्स की बात करें, आइज ऑफ मोल, लिम्स ऑफ स्नेक, स्नेक के लिम्स की जरूरत नहीं है तो वो लिम्स उनके पास नहीं है, मसल्स ऑफ बेड रिडन। ठीक है, दैट मीन्स लेमार्क थ्योरी कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, सिंपल से कम्प्लेक्स आ रहा है। लेकिन उनके पास एक चैलेंज था, उन्होंने जर्म सेल्स के बारे में मेंशन नहीं किया कि वो कहाँ से ये सारे जो कैरेक्टर्स है इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम आवर फोर फादर्स। नेक्स्ट चैलेंज क्या था उनका, आई का साइज, ये क्यों नहीं बड़ा छोटा हो रहा है, इसकी साइज क्यों बराबर है। साइज ऑफ हार्ट, हमारा जो हार्ट का जो साइज है वही एग्जैक्ट साइज क्यों है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। इनके पास ये दो चैलेंज थे। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म दिया, ऑगस्ट वीसमैन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 20 जनरेशन तक। उन्होंने जो रैट का टेल है, जो चूहे का जो पोच है, उनको कट करके उन्होंने 20 जनरेशन तक देखा। तो जब भी नए चूहे आ रहे बेचारे, वो उसका टेल क्यों आ जा रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेमार्क जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बताया, लेकिन वो कैरेक्टर्स क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम उस टेल को काट दे रहे हैं, रेट की टेल को, लेकिन फिर भी वो जन्म ले रहा है विद द टेल। कारण क्या है भैया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, कि हमने तो चूहे के टेल को काट दिया, फिर जब हमने उसको रिप्रोड्यूस करवाया, रिप्रोड्यूस करवाने के बाद जब उसका प्रोजेनीज मिल रहे हैं हमें, अरे यार बच्चा तो उसके पास भी टेल आ गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा क्या कैरेक्टर हो सकता है जब हम रेड के टेल को काट भी रहे हैं तब भी उसका टेल आ रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो कि डिसअप्रूव थ्योरी ऑफ लेमार्क। तो उन्होंने लियो लेमार्क थ्योरी को डिसअप्रूव किया। क्यों डिसअप्रूव किया, क्योंकि इन्होंने एक चीज की इंट्रोडक्शन किया, दैट इज जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स का मतलब होता है गोनाड्स में, गोनाड्स में जो हमारा फीमेल है उनके पास ओवरी होगा, वो गोनिया प्रोड्यूस करेंगे, एग सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना? और मेल के पास टेस्टिस है तो वो स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करें, है ना? फिर यही स्पर्म और एग फ्यूज करके देन जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एंड देन एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, एंड विल गेट ए कंप्लीट न्यू प्रोजेनी।
ठीक है, तो ये चीज इंट्रोड्यूस किया किसने, अगस्ट वेस्टमैन साहब ने, द थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। ठीक है, दैट मीन्स द चेंजेस दैट ऑकर इन जर्म सेल्स आर इनहेरिट टू नेक्स्ट जनरेशन। जो चेंजेस जर्म सेल में, जो भी चेंजेस जर्म सेल में आई हमारे पेरेंट्स में, तो वो इनहेरिट हो रहे हैं हम तक, हमसे हमारे बच्चे तक। तो वो जो कैरेक्टर था जो मिस कर दिए थे लेमार्क सर ने, दैट वाज जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स में जो भी चेंजेस आएंगे वही नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी। अगर जर्म सेल्स में कोई चेंजेस नहीं है तो वैसे ही बिल्कुल ही प्रोजेनी पैदा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जो दिए थे मैल्थस साहब ने। इनकी पोस्टुलेट क्या थी, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो हमारा जो पॉपुलेशन की जो साइज है वो कंस्टेंट रहता है। ठीक है, क्यों कंस्टेंट रहता है इसके बारे में जानते हैं। जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे कि अगर हमारी पॉपुलेशन कैपेसिटी है इस देश की अगर ज्यादा हो जाता है, तब जाके जो है नेचर को रिस्टोर करना, नेचर को बनाए रखना है संतुलन, नहीं तो ये जो अर्थ है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो नेचर रिस्टोर कर रही है। जो पॉपुलेशन साइज अगर ज्यादा, मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन हो गए, ज्यादा बच्चे हो गए, तो क्या होता है, तब नेचुरल कैलामिटी आती है, तब ये सब नेचर का खेल होता है। ये जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, कुछ लोग वैसे ही खत्म हो जाते हैं, या साइक्लोन हो गया, सुनामी आ गई पानियों में, समुद्र में, तब इससे बहुत सारे घरें डूब जाएंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो फिर जो पॉपुलेशन है वो नेचर क्या की, बैलेंस कर गई। क्लियर है। इन लेबोरेटरी रिसोर्सेज अनलिमिटेड, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर हम जब लैब में काम कर रहे हैं तो अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज क्योंकि भैया हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इंसान के ऊपर तो कर नहीं रहे हैं, किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया के ऊपर देख रहे हैं ना। तो लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है भैया, हम बैक्टीरिया को ग्रो किए जा रहे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें दिख रहा है, लेकिन एक टाइम में जाके स्टेगनेंट हो जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होगी वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ भी लिमिट होगा। अब यहाँ इसी केस में आप देख लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिट हो गई क्योंकि नेचर ने रिस्टोर कर लिया पॉपुलेशन साइज को, नेचुरल कैलामिटीज आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो यहाँ पे हमारा नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी लिमिट होगा। लेकिन अगर हम लैब की बात करें तो वहाँ तो रिसोर्सेज बहुत सारे यार, बहुत सारे न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दो, बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, कौन सा हार्मफुल चीजें कर रहा है, हमें चाहिए बैक्टीरिया ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ करनी है हमें एक्सपोनेंशियली। तो हम लैब में जब करते हैं तो वहाँ रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहते हैं, तो इसलिए हमें ग्रोथ एक्सपोनेंशियली मिल रहे हैं। लेकिन जब हम नेचर की बात कर रहे हैं तो वहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड है, तभी तो हर किसी को खाना दाना जिंदगी मिल पा रही है। अगर नेचर के पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है फिर तो टेंशन ही नहीं है, ग्रोथ हो जा रहा है, ग्रोथ हो जाए, एक नाथ खत्म हो जाएगा। तो नेचर को क्या करना है, रिस्टोर कर रहा है। जो पॉपुलेशन साइज हमें मिल रहा है, पॉपुलेशन साइज को बैलेंस करना किसकी जिम्मेदारी, नेचर की जिम्मेदारी। नेचर के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, ना हम ना आप ना किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, जो चाहे कोई कितना भी पैसा कमा ले, नेचर के अगेंस्ट नो वन कैन गो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डार्विनिज्म थ्योरी की। उनका पोस्टुलेट क्या था, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, दैट मींस एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। उनका थ्योरी क्या था, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की, जो ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास जितनी क्षमता है वो आराम से रिप्रोड्यूस करते रहे, कोई टेंशन नहीं है। तो इससे इनकी थ्योरी से क्या हुआ, पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज कर रही है। अब एक एक कपल है, 10 12 15 बच्चे होए जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रही है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना दी है कि हाँ इतने लिमिट रहेगी तो हर किसी को खाना दाना, रहने को जगह, सारी चीजें जो रिसोर्सेस है वो नेचर की तरफ से हमें मिलती रहेंगी। ठीक है, दैट मीन्स अब जब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो गया, अब अगर एग्जाम्पल की बात करें कि हर कोई आजकल पढ़ रहा है, हर कोई चाह रहा है कि हम अच्छी लाइफ स्टाइल जिए, हम पढ़े लिखे, हम जॉब करें। तब जब जॉब लेने की बारी आ रही, जब इंसान जॉब करने जा रहा है, तो बहुत सारी कंपटीशन। क्यों, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है भैया, हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई चाह रहा है हम उस मुकाम तक पहुंचे, तो कंपटीशन ज्यादा हो गया है। पोस्ट है 1 लाख, बैठ रहे हैं बेचारे 2 करोड़ 3 करोड़ बच्चे बैठ रहे हैं आराम से, एग्जाम्स दिए जा रहे हैं, तो कंपटीशन ज्यादा हो गया। सिमिलर इन द केस ऑफ डिटरमिनिज्म थ्योरी, जैसा उन्होंने कहा पॉपुलेशन अच्छे से रिप्रोड्यूस करे, बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है। जब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन कंपटीशन हो रहा है। दैट मीन्स कंपटीशन अगर स्पीसीज के बीच में हुआ, दो स्पीसीज में कौन स्पीसीज स्ट्रॉन्ग है, सर्वाइव कर रहा है इन द नेचर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी होती है कि जो फिट है इस एनवायरनमेंट में वही सर्वाइव कर सकते, जो फिट नहीं है वो खत्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स कंपटीशन कहाँ हो रहा है, विद इन द सेम स्पीसीज, या इंट्रा है या तो इंटर है।
इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है दैट इज कंपटीशन डिफरेंट स्पीसीज। अब दूसरे स्पीसीज से कंपटीशन हो रहा है या सेम स्पीसीज से कम्पीट हो रहा है, और कंपटीशन में जो जीतेगा वह जिंदा रहेगा, जो मरेगा हार जाएगा। और जॉब की किस में क्या है, जो कंपटीशन में अच्छे नंबर ले आएगा, जो सिलेक्शन होगा उसको नौकरी मिलेगी, जिसको नहीं नंबर आएगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या नौकरी बगैर इंसान जिंदा नहीं रहेगा? जाहिर सी बात है, जिसको नौकरी नहीं मिले वो कुछ और करके अपना पेट भरेगा, वो कुछ और करके सरवाइव करेगा, राइट। नेक्स्ट, इट लीड्स टू द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स अगर हम अब जिंदा रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करना होगा, जिंदा रहने के लिए भी स्ट्रगल करना होगा। ये डार्विनिज्म थ्योरी थी। अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को बनाए रखने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। दैट मीन्स दैट लीड्स टू वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है थोड़ा सा भी चेंज हुआ, ग्रेजुअल या स्मॉल चेंज, दैट विल बी डायरेक्शनल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो डार्विनिज्म की थ्योरी है, और नीट में ये क्वेश्चंस आता ही आता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दैट मीन्स जो इंसान फिट है या जो भी ऑर्गेनिज्म फिट है फॉर दैट नेचर, नेचर उसी को सेलेक्ट करती है जो फिट है, और वही जिंदा रहेगा, जो फिट नहीं है वो खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, लेकिन ये यूज किसने किया था? डार्विनिज्म थ्योरी ने इसको यूज किया था। और एक थ्योरी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिलेक्शन। ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये किसने दिया है? डार्विनिज्म जी ने। नेचर विल सेलेक्ट दोज वेरिएशंस व्हिच हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। दैट मीन्स अब देखिए, हर किसी को तो, जैसे कि बोलना नहीं चाहिए, हर कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना, तो वो आईवीएफ के लिए जाते हैं। हाँ, बहुत लकी होंगे उनको होता है, जो लकी नहीं है, जिनको नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि नेचर विल सिलेक्ट दोज वेरिएशन। नेचर ही सिलेक्ट कर रही है कि एक ऑर्गेनिज्म को वो कितने बार रिप्रोड्यूस करेगा, कितने रिप्रोडक्शन होगा, नेचर ही सब कुछ सिलेक्ट कर रही है, राइट। नेचर विल सिलेक्ट दोज वेरिएशन, उस वेरिएशन को नेचर सिलेक्ट कर रही है जो ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करेगा मैक्सिमली। जिसको नेचर नहीं सिलेक्ट कर रही है वो रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिएशन। ये भी आता नीट से, नीट में। स्पेशियल का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जब न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशिएशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रांचिंग डिसेंट। कुछ स्पीसीज हैं, उनकी ब्रांचिंग है ए बी सी डी, तो ब्रांचिंग डिसेंट भी डार्विनिज्म थ्योरी है। लेकिन उनके पास कुछ चैलेंजेस है। देखिए, कोई भी थ्योरी अगर आप हम पढ़ रहे हैं, कोई भी नए आविष्कार, नई डिस्कवरी कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन, किंतु परंतु जरूर होगा। चैलेंजेस जरूर आएंगे फॉर द साइंटिस्ट की। कुछ चीजें जो है उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग मिलेंगे नहीं। इनका क्या था? अब ये जो कह रहे हैं, इन्होंने जो इतना अच्छे से टर्म बता दिया वेरिएशन, ये वेरिएशन कहाँ से आ रहे भैया? वेयर डू दे ऑकर, कहाँ हो रहे, और हाउ डू दे ट्रांसमिट, ट्रांसमिट कैसे हो रहे वेरिएशंस, और प्रेजेंस ऑफ अनफेवरेबल वेरिएशंस, और जो जो वेरिएशंस फेवरेबल कंडीशंस में नहीं है, वो वेरिएशंस कहाँ से आ रहे हैं? तो उनके पास ये दो चैलेंजेस थे डार्विन थ्योरी के पास। तो आगे देखते हैं। तो आए थ्योरी ऑफ पैंगन्स, chemicals from all the organs are deposed into gonads and from panges. That means जो भी केमिकल्स एक ऑर्गन से, सारे ऑर्गन से, एक ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, वो सारे कहाँ जा रहे हैं? गोनाड्स में जा रहे हैं, और वो पैंगन्स बता रहे हैं। दैट मीन्स ये जो वेरिएशंस के बारे में डार्विन साहब ने नहीं बताया कि वो कहाँ पाए जा रहे हैं और वो ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं, ये थ्योरी ऑफ पैंगन्स ने बताया। ये पैंगन्स जो है वेरिएशंस को कैरी कर रहे हैं। क्लियर है? Next, theory of sexual selection. Unfavorable characters helps to attract opposite sex. That means जो unfavorable characters हैं वो opposite sex को attract करेंगे. That's why still they are present. Like antlers of Irish deer, feathers of peacock, bright coloration. जो fishes में bright coloration आप देखते हैं, all because of the unfavorable characters, they helps to attract the opposite sex. इतना कलरफुल पीसेस फिशेस होते देखना, ब्राइट कलर के पीसेस, वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रही है। क्लियर है? दिस इज द थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के बारे में पढ़ें। साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डी ब्राइस। इन्होंने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इवनिंग प्राइम डोज पे, जिसको कहते हैं ओइनोथेरा लेमार किया ना। इन्होंने म्यूटाजन एक्सरीज को इंट्रोड्यूस किया और फिर थ्योरी ऑफ म्यूटेशन की जो सेल्स है वो कैसे म्यूटेट हो रहे हैं, ह्यूगो डी ब्राइस ने दिया था। पोस्टुलेट्स क्या था? वेरिएशंस आर रैंडम। वेरिएशंस जो है क्या है? डायरेक्शनलेस, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है।
A single step large mutation causes, एक सिंगल स्टेप अगर म्यूटेशन हो रहा है, लार्ज म्यूटेशन, दैट विल कॉज सल्टेशन. दीज वेरिएशंस, ये वेरिएशंस कौन कॉज कर रहा है? म्यूटेशंस कर रहे हैं. ठीक. और अगर हम डिफरेंसेस देखें डार्विन और डीव राइस के, डार्विन उन्होंने वेरिएशंस को बताया कि स्मॉल है, ग्रेजुएशन है और डायरेक्शनल है, लेकिन डीव राइस ने क्या बताया? वेरिएशंस क्या है? लार्ज है, रैंडम है और डायरेक्शन लेस है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं है. स्पेशिएशन ऑकर्स आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन डीव राइस ने बताया कि स्पेशिएशन ऑकर्स आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ लें तो हम ज़्यादा इजी इस चैप्टर को और क्लियर हो सकते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लें. अब the saltation part. ठीक है, biological evolution. That means evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life. That means evolution by natural selection कब start हुआ था? When जब cellular form of life metabolic capability में differences पाए गए थे तब. That means Darwinian theory में क्या बताया उन्होंने? That is the essence of Darwinian theory about evolution is natural selection. Natural selection का बेसिक्स है डार्विनियन थ्योरी का. द डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल ऑफ द लाइफ स्पैन. दैट मीन्स जो अपीयरेंस होंगे नए ऑर्गेनिजम्स के, वो किस पे डिपेंड करता है? लाइफ साइकिल. एक ऑर्गेनिजम्स कितने समय तक जिंदा रहेगा. ठीक है, लाइफ स्पैन जैसे कि हमारा 60 है, 70. आजकल तो लोग बहुत सारे डिजीज के कारण हार्ट अटैक हो गया, ये सारी चीजें से लोग मर जा रहे हैं कम एजों में. ठीक है, बट एक बेसिक लाइफ स्पेन की बात करें तो 60-70 ईयर्स है फॉर द ह्यूमन. देयर इज माइक्रोब्स, जो कि बैक्टीरिया हो गया, इकोलाई इज द बेस्ट एग्जांपल. वो बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़े कुछ ही घंटों में मिलियंस हो जाते हैं. अब हम कुछ ही घंटों में मिलियंस हो जाए तो सोचो, एक इंसान होने के लिए 9 मंथ्स उसे एक वोम्ब में प्रेजेंट होना होता है. ठीक है, वो बड़ा होगा, फिर वो मरेगा, फिर उसके कैरेक्टर्स उसके बच्चों में जाएंगे, तो एक बहुत लंबा पीरियड होता है. लेकिन बैक्टीरिया के केस में क्या हो रहा है? कुछ ही घंटों में बैक्टीरिया मिलियंस और मिलियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. दैट मीन्स अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग, एक मीडियम में एक बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है. इनके पास बिल्ट इन वेरिएशन, इनके पास वेरिएशन है. दैट इज इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी. इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, जितना वो खाना खा सक रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं. चेंज इन द मीडियम, जैसे मीडियम को हमने चेंज कर दिया, मीडियम के कंपोजिशन को, तो इनका जो पॉपुलेशन है, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, कुछ जो है सर्वाइव बेटर करेंगे, जो उस एनवायरमेंट में अडाप्ट कर गए खुद को, वो बच जाएगा. जो नहीं अडाप्ट करते वो खत्म हो जाएंगे. दैट मीन्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर्स एंड appears. दैट मीन्स इस समय में जो ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह पाएगा, दैट वेरिएंट पॉपुलेशन, वो न्यू स्पीसीज ऑकर करेंगे. दिस वुड हैपन विद इन डेज, कुछ ही दिन में हो सकता है. लेकिन अगर हम फिश, एक कोई एक ऑर्गेनिज्म, फिश हो गया, फाउल हो गया, मैमल्स हो गए, उनके पास मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए एज लाइफ स्पेन, क्योंकि ये एनिमल्स के लाइफ स्पेन क्या है? ईयर्स में है ना. तो इसीलिए हेयर वी से फिटनेस ऑफ बी, जो बी का फिटनेस है वो बेटर है ए से. क्यों? क्योंकि न्यू कंडीशन में जब हमने न्यू मीडियम दिया ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को लैब में, तो वो सरवाइव कर पाया. तो हम इस एक्सपेरिमेंट से ये कह सकते हैं द फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन फिटनेस ऑफ ए अंडर द न्यू कंडीशंस. दैट मीन्स नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस. नेचर क्या सेलेक्ट करे? फॉर फिटनेस के लिए. One must remember that the so-called fitness is based on the characteristics which are inherited. That means नेचर उन्हीं को सेलेक्ट कर रही है जो फिट है, और बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो इनहेरिट कर रहे हैं जनरेशन से जनरेशन, नेचर उन्हीं को सेलेक्ट कर रही है. हेंस देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड. तो इसमें जेनेटिक बेसिस है जिस ऑर्गेनिजम्स को नेचर सेलेक्ट करी और इवॉल्व करी. अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड. कुछ ऑर्गेनिजम्स बेटर अडेप्ट हो रहे हैं टू सर्वाइव, और कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर हार्ड एनवायरमेंट, harsh environment हो गया तो वो खत्म हो जाते हैं. That means adaptive ability is inherited. It has a genetic basis. Fitness is the end result of the ability to adapt and get. That means fitness is the end result, ability of the nature, जो nature select कर रहा है उन्हीं organisms को जो fit है. That means ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो की कंसेप्ट है डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का. ये आपको याद रखना है. इवन बिफोर डार्विन, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क ने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स बताया उन्होंने, बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. दैट मींस जिस ऑर्गन्स का यूज है वो ऑर्गन्स रहेगा, जिसका यूज नहीं है वो खत्म हो जाएगा. लाइक अगर हम जिराफ की कहें, जो हु इन द अटेम्प्ट ऑफ पोर्ट्रेज lives on tall trees had to adapt by elongation. तो वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, खाने के लिए उसने अपना गर्दन ऊंचा कर लिया ताकि उन्हें खाना मिल पाए और वो जिंदा रह पाए. तो उनका जो
जो नेक्स्ट लंबे हैं, the reason is that as they passed from this acquired character of elongated neck to succeeding generations, giraffes slowly over the years came to acquire long necks. तो जैसे जैसे ये जिराफ अपने अपने इवोल्यूशन नए नए प्रोजेनिस देते गए, वो भी ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके से गर्दन का लंबाई होता गया. Nobody believes this conjecture. ये अभी कोई बिलीव नहीं करता. इज एवोल्यूशन ए प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस? दैट इवोल्यूशन क्या एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस का रिजल्ट है. दैट मीन्स जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं इन एनिमेट एंड एनिमेट इज ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरीज है. When we describe the story of this world, we describe evolution. जब इस स्टोरी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम क्या डिस्क्राइब करें? इवोल्यूशन. On the other hand, when we describe the story of life on the earth, we treat evolution as a consequence of process. दैट मीन्स जब इस स्टोरी को हम अर्थ पे डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इवोल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन का, नेचर जिसको सेलेक्ट करेगा उसी प्रोसेस को इवॉल्व हो रही है, उसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन. वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेस और एंड रिजल्ट. अभी तक हम क्लियर नहीं है कि क्या हम इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन को एक प्रोसेस कह रहे हैं या उस प्रोसेस का एंड रिजल्ट कह रहे हैं. That means it is possible that the work of Thomas Malthus on population, जो थॉमस मैल्थस साहब ने पॉपुलेशन के ऊपर काम किया था, वो डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था. दैट मीन्स नेचुरल सिलेक्शन किस पे बेस्ड है? ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल है. फॉर एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, populations are stable in size except for seasonal fluctuation. दैट मीन्स हमारा नेचर का जो रिसोर्स है वो लिमिट है, तो हमारे पॉपुलेशन का जो साइज है वो स्टेबल है. अगर नेचुरल सीजनल फ्लक्चुएशन हुआ, like members of the population vary in characteristics. In fact, no two individuals alike. दो इंडिविजुअल्स कभी सिमिलर नहीं हो सकते. इवन दे लुक सुपरफिशियली, एक जैसे बिल्कुल सिमिलर दिख सकते हैं, लेकिन वेरिएशंस होंगे उनमें आर इनहेरिटेड. The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally. That means ये फैक्ट है, थियोरेटिकली प्रूवन है कि जब पॉपुलेशन साइज वो ग्रो होगा बहुत तेजी से, अगर हमें इफ एवरीबॉडी, हर कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो पॉपुलेशन साइज बढ़ता जाएगा. दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ए ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन. जब हम बैक्टीरिया को लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज दे रहे हैं, जैसे रिसोर्सेज दे रहे हैं क्या हो रहा है? बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं. वैसे अगर हम भी रिप्रोड्यूस करते रहे बहुत सारा, तो बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारी प्रोजेनीज होंगे. ठीक है, तो हमें नेचर अलाउ नहीं करती है. नेचर ओनली सेलेक्ट दोज वो फिट और वही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, right? And the fact that population sizes in reality are limited means that there had been competition for resources. Resources के लिए भी competition है. Only some survived and grow at the cost of others that could not flourish. कुछ ही survive हो रहे हैं, जिनके proper resources मिल रहे हैं वो survive हो रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहे वो खत्म हो रहे हैं. The novelty and brilliant insight of Darwin was this. He asserted variations which are heritable and which make resources utilization better for few. That means डार्विन साहब ने कहा कि जो वेरिएशंस है, जो हेरिटेबल है, वही रिसोर्स बना रही है. जो यूटिलाइज बेटर कर पा रहे हैं, जो यूटिलाइज बेटर नहीं कर पा रहे, जो अडाप्ट नहीं हो पा रहे, वो खत्म हो रहे. विल एनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लिव मोर प्रोजेनी. दैट मीन्स नेचर उन्हीं को सेलेक्ट कर रही है जो प्रॉपर रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं और ज़्यादा प्रोजेनी रख पा रहे. हेंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम over many generations survivors will leave more progeny. That means जैसे ही समय समय बीतता जाएगा, बहुत सारे जनरेशन जो है वो इतने सर्वाइवर्स छोड़ जाएंगे कि दे लिव मोर प्रोजेनी एंड देयर वुड बी चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैज फ्यू फॉर्म्स अपीयर टू राइज. तो उनका कहना था कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद बहुत सारे जनरेशन जो सर्वाइव करेंगे वो बहुत सारे प्रोजेनीज देके जाएंगे इस वर्ल्ड को, एंड उस टाइम पॉपुलेशन में चेंजेस आएंगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएंगी, और जो न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो अपीयर कर रहे हैं उनमें भी चेंजेस आएंगे. ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो कि हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन और स्पेशिएशन कैसे ऑकर कर रहे हैं? इवन दो मैंडल हैड talked of inheritable factors influencing phenotype, डार्विन either ignored, डार्विन ने इग्नोर किया फैक्टर्स के लिए. इन दिस फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी ह्यूगो डी ब्राइस ने अपने एक्सपेरिमेंट जैसे प्रिम रोज के ऊपर काम किया और आइडिया ऑफ म्यूटेशंस दिया. देयर इज लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली. जो डिफरेंस अराइज हो रहा है पॉपुलेशन में, अचानक से हो जा रहा है, उसके बारे में ह्यूगो डे ब्राइस ने स्टडी किया. ही बिलीव दैट इट इज म्यूटेशन व्हिच कॉजेज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस. उन्होंने कहा ये म्यूटेशन ही है जो इवोल्यूशन को कर रहा है, ना कि छोटे छोटे वेरिएशंस जो हेरिटेबल है. तो डार्विन टॉक्ड अबाउट. अब देखो हर साइंटिस्ट अपने अपने एक एक ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं इस चैप्टर में इवोल्यूशन को लेके. अब इनका कहना है
ह्यूगो डी व्राइट साहब का कि ये म्यूटेशन है जो एक ऑर्गेनिजम्स को लार्ज डिफरेंस अराइजिंग हो रहा है सडनली इन पॉपुलेशन। तो वो कह रहे हैं कि म्यूटेशन है जो इवोल्यूशन को कर रहा है, लेकिन माइनर वेरिएशंस नहीं है। दैट मीन्स mutations are random and directionless while Darwinism variations are small and direction। दैट इज म्यूटेशंस क्या रैंडम होते हैं और इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन जो डार्विन थ्योरी ने कहा, उन्होंने कहा था वेरिएशन स्मॉल है और उनका कोई डायरेक्शन है प्रॉपर। दैट मीन्स इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डी ब्राइस बिलीव म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन हैंस कॉल्ड इट साल्टेशन। तो डार्विन साहब ने कहा कि जो इवोल्यूशन हो रहा है वो ग्रेजुअल है, व्हाइल डी ब्राइस ने बिलीव किया कि म्यूटेशन है वो स्पेसिएशन हो रहा है कर रहा है, और उसी को कहते हैं साल्टेशन। दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। एक सिंगल स्टेप हो रहा है, म्यूटेशन लार्ज हो रहा है। दैट इज स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेट हैव ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी। तो जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम डिस्कस करेंगे दैट हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या वो ये कि क्या वो म्यूटेशन है या म्यूटेशन है कि नहीं, दैट इज या म्यूटेशन है या वेरिएशन है। तब हम जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हमारा क्लियर क्या होगा कि म्यूटेशन है या फिर वेरिएशन है जो इवोल्यूशन को कर रहा है। तो यहाँ तक यही था आज के क्लास तक। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बहुत डिटेल्स में। तब क्लियर हो जाएंगे क्या म्यूटेशन था या वेरिएशन था जो इवोल्यूशन को कर रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, सी यू सून।